इतिहास, हिस्ट्री, हिस्टोरी, हिस्टोरिया, जो हिस्टोरिया शब्द है ये यूनानी भाषा का शब्द है। भारतीय इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। यह पहले विदेशी राजदूत थे। ठीक है, ये हेरोडोटस जो है भारतीय इतिहास के जनक कहा जाते हैं। यह एक यूनानी लेखक थे। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है और इतिहास के जनक हेरोडोटस को ही कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चलिए, इतिहास को मुख्यतः पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। विश्व स्तर पर 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। जैसा कौन सा सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता हम देख सकते हैं। तो ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, उसके बाद है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें आपके लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो पढ़ने की दृष्टि से इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं हम लोग। आपके यही ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी तारीख सही है? AD 1200, AD 1500 BC। ठीक है, देखिए BC और AD में क्या अंतर है। देखिए ईसा पूर्व की जो बातें हैं उसको हम लोग BC से डिनोट करते हैं और AD जो है ना, AD हम लोग ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व के जो तारीख है उसको हम लोग AD से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए इतिहास, हिस्ट्री, हिस्टोरिया। ठीक है ना, महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रमिक रिकॉर्डेड, जैसे कि किसी राष्ट्र या संस्था को प्रभावित करने वाली, जिसमें अक्सर उसके कारणों का स्पष्टीकरण शामिल होता है। जो हिस्टोरिया है यह ग्रीक शब्द हिस्टोरिया अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री का मूल है। इसका अर्थ है जांच या जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान। ठीक है, जांच द्वारा प्राप्त ज्ञान। अगला हमारा है हेरोडोटस को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास को इतिहास का पिता कहा जाता है। मेगास्थनीज लगभग 350 से 290 ईसा पूर्व भारत के पहले विदेशी राजदूत थे और उन्होंने अपनी नृवंश विज्ञान टिप्पणियों को इंडिका नामक एक खंड में दर्ज किया था। उनके अग्रणी कार्य के लिए उन्हें भारतीय इतिहास का पिता माना जाता है, मेगास्थनीज को। ठीक है, वैसे अभी हम लोगों ने देख लिया कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। मानव अतीत के उस भाग को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं जब मानव अस्तित्व में तो था परंतु लेखन कला का आविष्कार नहीं कर पाया, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल जैसे कि मैंने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं BC और AD। BC यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का तारीख, जैसे 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व। और वहीं स्टार है ना, ये स्टार के बाद से जो चालू होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी 100 AD, 200 AD, 300 ईस्वी, 400 ईस्वी वगैरह वगैरह। BCE होता है पूरा बिफोर द कॉमन एरा, EC कॉमन एरा। ठीक, चलो भाई। BC AD प्रणाली का आविष्कार डायोनियस
एक्सीगूस नामक एक भिक्षु ने किया था। एडी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से, जबकि बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले से। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी होता है, जबकि बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। जहाँ पर एडी लिखा होता है उसका मतलब ईसा के जन्म के वर्ष से होता है, ठीक है, और उसके बाद का भी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रागैतिहासिक काल के अंदर हम लोग देखते हैं पाषाण काल। टॉपिक हमारा क्या है? पाषाण युग। पाषाण युग के 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पूरा पाषाण युग 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 12,000 से 8,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व। इसी प्रकार फिर से पूरा पाषाण काल का भाग देखा जाए तो 3 है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण युग को हम लोग 3 भागों में बांट दिए। नेक्स्ट हमारा है, देखिए जैसे कि भीमबेटका एक जगह है, आपके पूरा पाषाण काल का है, मध्य प्रदेश में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। सोहन घाटी अब पाकिस्तान में है और नर्मदा घाटी ये सभी के सभी हिम युग के हैं, ठीक है ना। कब के हैं? हिम युग के हैं। इस प्रकार देखते हैं बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था उस समय, क्या? हथियार के रूप में। किसका? बड़े पत्थरों का उपयोग, ठीक है। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक था। निम्न पाषाण काल जो है इसका पूरा पाषाण काल का, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल 3 काल था ना, तो उसमें का है निम्न पूरा पाषाण काल। आग का खोज, ठीक है ना, आग का खोज जो हुआ ये किस काल में हुआ? निम्न पाषाण काल में। किस काल में हुआ आग का खोज? बोल सकते हैं पूरा पाषाण काल में हुआ, ठीक है, लेकिन उपयोग नहीं हुआ था। 4 फलक इस समय के हथियार थे, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल यही मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के ही मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। इस समय के हथियार आप सभी देख सकते हैं ऐसे ही था, ठीक है ना। कैसा हथियार था? पत्थर के ऐसे ही हथियार बनाए गए थे, अभी ये मिला है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के उच्च पूरा पाषाण काल के हथियार इस प्रकार के थे। कुरनूल, मुचला, चिंतामणु आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से मिला है, ठीक है ना। बोन टूल्स, हड्डी के औजार मिला है। बेलन वैली, मिर्ज़ापुर यूपी। एनिमल डोमेस्टिक्सन, इस प्रकार के भी हथियार आप सभी देख सकते हैं। उन लोग कैसे कैसे हथियार रखता था भाई उच्च पूरा पाषाण काल में, यानी कि 40,000 ईसा पूर्व में। वाह। चलिए नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। इसका 3 भाग है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। निम्न पूरा पाषाण में आग की खोज हुई, कोर प्रणाली के औजार मिले, ठीक है, कोर प्रणाली के औजार मिले। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक प्रणाली के औजार जो थे छोटे ही थे। मध्य पूरा पाषाण काल में फलक प्रणाली के औजार। उच्च पूरा पाषाण काल में जानवर की हड्डियों के औजार, पशुओं को घरेलू बनाया गया। उच्च पूरा पाषाण काल में ही पशुओं को घरेलू बनाया गया, ठीक है, ठीक है भाई। वही सेम चीज़ है मध्य पाषाण काल। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल देख लिए, जिसका तीनों काल भी देख लिए। अब मध्य पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का मध्य पाषाण काल। मिर्ज़ापुर, सिंगरौली, बेलन घाटी, भीमबेटका, चपानी मांडा इलाहाबाद और बागौर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और लंगराज ये सारे के सारे मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। डॉक्टर विष्णुधर वाणरकर 1957 में भीमबेटका गुफा का खोज किया था। किसने किया था?
भीमबेटका गुफा का खोज किसने किया था? विष्णुधर वाकणकर। उसके बाद है मध्य पाषाण काल, ठीक है ना, मध्य पाषाण काल ही है, मेसोथेरिक एज। तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, राजस्थान, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, उत्तर प्रदेश, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं। बागौर, लोतेश्वर रतनपुर के पास भी मिला है। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, बेलन वैली, मिर्ज़ा, ठीक है। फिर से आपका दमदमा, महदहा, ये सारे के सारे अवशेष देखने को आप सभी को मिल सकता है। आइए देखते हैं क्या चीज़ है ये। मध्य पाषाण युग, ठीक है ना, मध्य पाषाण युग। अस्थायी निवास करने लगे महिलाओं का शिकार मछलियों का शिकार करने लगे। इस समय लोग किस मध्य पाषाण काल में भोजन संग्रह करने लगे, पशुओं को पालतू बनाने लगे। कुत्ता पहला पालतू पशु बनाया गया। पौधों को लगाने लगे। मध्य पाषाण युग नाम कार्लाइल ने दिया, सीएल कार्लाइल ने। इस युग के अंत में हिम युग समाप्त हुआ। बर्फ का काल इस काल में समाप्त हो गया, ठीक है। क्या हुआ? बर्फ का काल समाप्त हो गया। अब देखते हैं नवपाषाण काल। मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्ज होम गुफा कराल कश्मीर, शिरांद बिहार, मास्की ब्रह्मगिरी, हल्लूर कर्नाटक और नागार्जुनी कोंड, ये सारे के सारे जो है नवपाषाण काल के स्थल है। कब के स्थल है? ये सारे के सारे नवपाषाण काल के स्थल है। आइए अब नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं, ठीक है। नवपाषाण काल, स्थायी निवास, पहिए का आविष्कार, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में गर्तावास पाए गए, मिट्टी के बर्तन का उपयोग, आग का उपयोग करना सीखा। जम्मू कश्मीर के गुफा कराल को कुम्हार की गुफा कहते हैं। लगभग 3000 बीसी पहले महाखंड डोलेमन प्रथा शुरू हुई। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कैथल ह्यूक नवपाषाण काल की बस्ती है जो तुर्की से प्राप्त हुई है। तो ये सभी की सभी घटनाएं नवपाषाण काल में देखने को मिलती है। लोगों ने स्थायी निवास करना शुरू कर दिया, पहिया का आविष्कार कर दिया, बुर्ज होम में जम्मू कश्मीर में जो है यहाँ से गर्तावास मिला, मिट्टी के बर्तन का उपयोग, आग का उपयोग करना सीख गए। जम्मू कश्मीर के गुफा कराल को कुम्हार की गुफा भी कहते हैं। लगभग 3000 बीसी पहले महाखंड डोलेमन प्रथा शुरू हुई थी, ठीक है ना। मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का परंपरा नवपाषाण काल में था, ठीक है। कुछ नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मध्य पाषाण काल शब्द सर्वप्रथम 1866 में हार्डर बोट्स ने प्रयोग किया था। भारत में इस शब्द का प्रयोग 1867 में कार्लाइल ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? कार्लाइल ने। महाखंड डोलेम, आप सभी देख सकते हैं इस प्रकार से है, महाखंड डोलेम, ठीक है ना। महाखंड डोलेम प्रथा 3000 ईसा पूर्व यहीं से शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो हम लोगों ने अभी प्रागैतिहासिक काल देख लिया। अब आद्य ऐतिहासिक काल को देखते हैं। जैसे कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिए थे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। आप सभी देख सकते हैं कितनी प्राचीन संस्कृति थी। आइए इस पर विचार करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का वर्णन किया। 1853 से 1856 में
ब्रिटेन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ब्रिटेन बंधुओं को लाहौर से कराची तक रेल ट्रैक बनाते समय पूरा वस्तुएं मिली। कुछ खुदाई करते समय यहाँ पर वस्तुएं मिली। कब? 1853 में। मैसेज किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का वर्णन किया। 1853 में इन्होंने 1856 में जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था उस समय कुछ वस्तुएं मिली। उसके बाद 1853 में सर कनिंघम को पुरातत्व वस्तुएं मिली और इसने सर्वेक्षण कराया। 1912 में JF फ्लीट नामक अधिकारी ने हड़प्पा की मुहर नामक आर्टिकल लिखी। 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा खुदाई के लिए कनिंघम द्वारा भेजा गया। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। खोजा गया पहला नगर हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता के सर्वाधिक नगर सिंधु नदी के किनारे पाए गए, इसलिए 1924 में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया। यह सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और आपके भारत में फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत में। ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता। ठीक है ना। पाकिस्तान के स्थल कौन कौन सा है? सुरतगोई, ठीक है, और मुंडीगाक। सुरतगोई और मुंडीगाक कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? अफ़गानिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। सुरतगोई और मुंडीगाक कहाँ है? अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट, पाकिस्तान, पंजाब, हड़प्पा, गणेशिवाला, ठीक है ना। उसके बाद सिंध में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोट दीजी। बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, मेहरगढ़, बालाकोट, आमरी। ये सभी के सभी जो स्थल हैं, ये सभी के सभी कहाँ हैं? पाकिस्तान में हैं। 3 क्षेत्रों में फैला था, पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब के जो क्षेत्र थे ना, इसमें आपके हड़प्पा और गनेरीवाला, ठीक है। सिंधु में आपके मोहनजोदड़ो, चुनहूदड़ो, कोट दीजी। बलूचिस्तान में सुतकांगेडोर, मेहरगढ़, बालाकोट, आमरी। ये सारे के सारे स्थल पाकिस्तान के थे। भारत में देखा जाए तो बहुत सारे स्थल थे, जिसमें से प्रमुख है आपके भारत में कौन कौन से थे? तो देखिए, जम्मू कश्मीर, मांडा, पंजाब, रोपड़, रूपनगर, हरियाणा, राखीगढ़ी, बनावली, वीरहलना। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, महाराष्ट्र दैमाबाद। तो ये सभी हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थल थे। स्थिति की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता नदी, सिंधु नदी आकार त्रिभुजाकार, क्षेत्रफल 13 लाख मान सकते हैं, हाँ 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था ये। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी जगह था। मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में उत्तरी स्थल था। और पूरब में आलमगीरपुर हिंड नदी किनारे उत्तर प्रदेश में पूर्वी स्थल था। और नीचे दक्षिण में भारत के दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र में फैला हुआ था। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की स्थिति थी। आप सभी मैप में देख सकते हैं, ऊपर जम्मू कश्मीर, इधर आलमगीरपुर, नीचे महाराष्ट्र और उधर पश्चिम में गुजरात के साइड उधर बलूचिस्तान सुतकांगेडोर। अगला हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियाँ। जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्टुअर्ट विक्ट द्वारा जुड़वा राजधानी कहा गया। आर्थिक राजधानी चनहूदड़ो। तीसरी राजधानी कालीबंगा। तीसरी राजधानी कौन सी थी? कालीबंगा थी, ठीक है। नेक्स्ट,
हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। इस सभ्यता में नगर ग्रिड प्रणाली पर बसाए गए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन, पक्की ईंटों के मकान, अच्छा अपवाह तंत्र। अधिकांश नगरों को दो भागों में बांटा गया था, टीला या दुर्ग, निचला शहर। ठीक है ना, दो भागों में बांटा गया था, टीला या दुर्ग और निचला शहर। पश्चिम दिशा दुर्ग टीला, पूर्व दिशा निचला शहर था। दुर्ग पश्चिम दिशा में होता था और निचला शहर पूर्वी दिशा में। क्षेत्रफल में टीला दुर्ग छोटा होता था और निचला शहर बड़ा होता था। दुर्ग पर पुरोहित विद्वान रहते थे और निचले शहर में आम जनता। चनहुदड़ों में कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। चनहुदड़ों में कोई भी दुर्ग नहीं मिला है। धौलावीरा में नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा में नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में पाई गई है, लगभग 10 मीटर चौड़ी। इस सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी, हरियाणा था। यह शहरीय सभ्यता थी। यहाँ का समाज समतावादी, ऊंच नीच नहीं था। यहाँ के समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी या कारीगर, श्रमिक या पुरोहित। 4 भागों में बांटे गए थे। कौन सी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसल नहीं है? तो चावल हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था। इस सभ्यता की प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। यातायात के लिए बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का भी प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए रथ दौड़, शतरंज, कुश्ती आदि खेलों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था व्यापार और कृषि पर आधारित था। सर्वप्रथम कपास की खेती हड़प्पा वासियों ने की। यह लोग प्रकृति पूजक थे और मातृ देवी, पशुपतिनाथ आदि की पूजा करते थे। मातृ देवी की सर्वाधिक मूर्ति मिली है, जो इस बात का साक्ष्य है कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली चालू था। मोहरों का प्रयोग पहचान के लिए करते थे। मोहरों का आकार चौकोर या आयताकार था। मोहरें किससे बनी होती थी? सेलखड़ी का। मोहरों पर चित्र किसका किसका अंकन मिला है? कलश, बकरी, हिरन, हाथी, बाघ, 3 सिर वाले पशुपति, 1 सींग वाले बैल का भी मिला है। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। कौन सा चित्र मोहनजोदड़ो पर सर्वाधिक मिला है? यूनिकॉर्न। कौन सा चित्र मोहनजोदड़ो पर सर्वाधिक मिला है? यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक नगर गुजरात में पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक नगर गुजरात में पाए गए हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला नगर रोपड़ रूपनगर था। इसकी खोज 1953 में यजदत शर्मा ने किया था। गहनों आभूषणों के लिए सोना व चांदी का प्रयोग होता था। औजार के लिए टीन, तांबा, कांसा का प्रयोग करते थे। हड़प्पावासी कांसे का अधिक प्रयोग होने की वजह से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इसे पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो दाएं से बाएं लिखा जाता था। यह लिपि सर्पिलाकार और गोमूत्राकार थी। यहाँ माप तौल की इकाई कम से कम जो था वह 16 के अनुपात में थी। कितना का? 16 का। सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं। तो जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय जो सभ्यता थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता,
ये तीनों सभ्यताएं उस समय प्रचलित थी। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह दजला फरात नदी के किनारे बसी थी। मिस्र की सभ्यता जो थी वो नील नदी के किनारे बसी थी। और चीन की जो सभ्यता थी वह पीली नदी, जिसको ह्वांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह इन नदियों के किनारे उस समय की प्रमुख सभ्यताएं भी चलती थी। ठीक है, तो आप सभी मैप के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं। तो ये रहा एंशियंट इजिप्ट यानी मिस्र। मिस्र की सभ्यता यहाँ थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता आपके मिडिल ईस्ट में थी। और यहाँ चाइना में आपकी चाइना में चीन की सभ्यता। और ये जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपके कौन सा था, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये रही स्थिति। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। हड़प्पा नगर साहिवाल माउंट गोमरे ज़िला पाकिस्तान में है। खोज करता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। जो ये नदी है रावी नदी के किनारे है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि हड़प्पा से क्या क्या मिला है, तो अन्न भंडार, तांबे की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी, श्रमिक आवास, कुम्हार का चाक, कांस्य दर्पण, बलुआ पत्थर मूर्ति, RH-37 कब्रिस्तान मिला है, मुहरे मिला है, शंख का बना हुआ बैल मिला है, नटराज की आकृति वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र मिला है, मछुआरों का चित्र प्राप्त भी हुआ है यहीं से। स्वस्तिक चिन्ह भी कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल का मशहूर तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ है कुछ मोहनजोदड़ो। यहाँ से क्या क्या मिला है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है। उसके बाद आपके दाढ़ी पुरोहित मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, और हड्डी के 100 भी यहाँ पे मिला है। क्या मिला है, हड्डी का 100 भी मिला है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतिहास को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग अर्थशास्त्र देखेंगे, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थशास्त्र की मूल बातें, टॉपिक्स है कुछ। मुद्रा और बैंकिंग, मुद्रास्फीति, योजना एवं पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आय, बजट एवं कराधान, गरीबी और बेरोजगारी। अर्थशास्त्र की कुछ शब्दावलियाँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन, प्लानिंग एंड 5 years प्लान्स, नेशनल इनकम, बजट एंड टैक्सेशन, और आपके पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक्स टर्म्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ऐसा अध्ययन जो संसाधनों का प्रबंधन सिखाता है, जिससे मनुष्य अपनी असीमित इच्छाएं पूर्ण कर सके, वह होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा है, चाणक्य, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एडम स्मिथ जो है ना, ये पुस्तक 1976 में लिखी, एक पुस्तक लिखा था इन्होंने, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग को 2 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। एक होता है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है बृहद अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र क्या होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या होता है, किसी व्यक्ति, संस्था इत्यादि का अध्ययन, किसी व्यक्ति, संस्था इत्यादि का अध्ययन यह सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसे मूल्य सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जो जनक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जनक है अल्फ्रेड मार्शल है। बृहद अर्थव्यवस्था,
समग्र रूप से अध्ययन, ठीक है ना, इसमें समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। इसके जनक जो है जे.एम. किंग्स है। कौन है? जे.एम. किंग्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक्स को दो भागों में हम लोग देख लिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र। किसी व्यक्ति, संस्था इत्यादि का अध्ययन सूक्ष्म में किया जाता है और समग्र रूप से अध्ययन जो होता है वह बृहद इकोनॉमिक में किया जाता है। अगला हमारा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर। 3 क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, इसमें प्राकृतिक संसाधन पर आधारित होता है। जैसे कृषि, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वैसे ही जंगल, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, डेयरी, खनन, ये सारे के सारे जो कार्य है ना, ये सभी के सभी क्या है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कच्चा माल, ठीक है ना, ये सभी के सभी किस में आते हैं? आपके प्राथमिक क्षेत्र में। रोजगार कॉलम जॉब, रोजगार कलर जॉब, जो रेड कलर जॉब जितना भी है ना, रेड कलर जॉब, ये सारे के सारे आपके अर्थ व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। किसके अंतर्गत आता है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगला हमारा है द्वितीय क्षेत्र। सभी प्रकार के उद्योग धंधे, निर्माण, विनिर्माण, उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे लौह इस्पात, चमड़ा, कपड़ा उद्योग, etc, ठीक है ना। रोजगार, ब्लू कलर जॉब, ये द्वितीय क्षेत्र है। रेड कलर जॉब प्राथमिक क्षेत्र, ब्लू कलर जॉब ये आपके द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सभी प्रकार की सेवाएं, सेवा क्षेत्र को ही हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, होटल, परिवहन इत्यादि, ये सभी के सभी आपके तृतीय क्षेत्र है। इसे हम लोग वाइट कलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट कलर जॉब, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने क्षेत्र देख लिया, अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार कुछ देखिए किस प्रकार है। तो देखिए, एक होता है आपके विकसित देश, एक होता है विकासशील देश, एक होता है अल्प विकसित देश। विकसित देश वो होते हैं विकास की प्रक्रिया खत्म हो गई हो, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर अच्छा, जीडीपी इत्यादि, ये सारे के सारे उच्च हैं, बहुत अच्छा है। तो ये सभी के सभी देश विकसित देश है। जैसे कि आपका अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, ये सभी विकसित देश के उदाहरण हैं। अगला हमारा दूसरा नंबर है विकासशील देश। ऐसे देश जहाँ विकास की प्रक्रिया अभी चालू है, ठीक है ना। जैसे कि वहाँ निम्न आय हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीडीपी, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, विकास के रफ्तार में हो। तो ऐसे स्थिति जिस देश में है ना, वो सारे के सारे देश विकासशील देश के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा देश भारत विकासशील देश है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे के सारे देश जो है ये विकासशील देश है। एक होता है अल्प विकसित देश। ऐसे देश जहाँ अत्यधिक गरीबी, पिछड़ापन देखने को मिलता है, मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र पर आधारित लोग होते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ जहाँ देखने को मिलती है, उसके हम वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वो अल्प विकसित वाली अर्थव्यवस्था होती है। तो वैसे देशों को हम लोग अल्प विकसित देश कहते हैं। जैसे कि युगांडा, रवांडा, सोमालिया इत्यादि, ये सारे के सारे देश जो है ना, ये अल्प विकसित है। और आपका चौथा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। शक्ति जोड़ता है ना, प्राइवेट, निजी हाथों में लाभ जनित अर्थव्यवस्था इसको भी कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें जो शक्ति होता है वो निजी लोगों के हाथों में होता है। लाभ जनित अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। बाजार के मांग एवं पूर्ति पर आधारित होता है। अन्य नाम बाजार या मुक्त बाजार। फ्रेंच शब्द सरकार का हस्तक्षेप न होना, जैसे कि यूएसए, सिंगापुर, ये सभी पूंजीवादी व्यवस्था है, ठीक है। सिंगापुर, यूएसए, ये सभी पूंजीवादी देश हैं। अगला हमारा है
समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना, ये सभी के सभी अर्थव्यवस्था के प्रकार ही पढ़ रहे हैं हम लोग। शक्तियाँ जो होता है ना समाजवादी में, ये सरकार के हाथों में रहता है, सामाजिक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए किया जाता है। अन्य नाम इसको गैर बाजार कमान भी कहा जाता है, इसको नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जैसे कि क्यूबा, चीन, वियतनाम इत्यादि, ये सारे के सारे देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। शक्तियाँ सरकार और निजी दोनों लोगों के पास होती है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दोहरी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, एशिया, ये सारे के सारे देश आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7वां नंबर है खुली अर्थव्यवस्था और 8वां है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ऐसे देश जो आयात निर्यात में हिस्सा लेते हैं, और बंद अर्थव्यवस्था ऐसे देश जो आयात निर्यात में हिस्सा नहीं लेते हैं। कोई सटीक उसका उदाहरण नहीं है, ठीक है ना। उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जा सकता है। इतना तो है भाई, बनता है। अब हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। मुद्रा इतिहास, यदि मुद्रा का इतिहास पर हम एक नज़र डालें तो वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे पहले देखा जा सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद धातु के सिक्के आए, उसके बाद नोट एवं सिक्के आए, उसके बाद हमारी बैंकिंग प्रणाली आई, उसके बाद ऑनलाइन भुगतान की प्रणाली हम इस क्रम में देख सकते हैं। जो हमारी मुद्राओं का आदान प्रदान का जो सिस्टम था वह इन्हीं के आधार पर तो था। वस्तु विनिमय प्रणाली सबसे पहले, उसके बाद धातु के सिक्के आए, सोने के सिक्के आए, उसके बाद नोट एवं सिक्के प्रचलन में आए, उसके बाद बैंकिंग प्रणाली आई, और बैंकिंग की प्रणाली के बाद आज जो हम यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे, आपके पेटीएम, नवी, ये सारे के सारे जो यूज कर रहे हैं, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एनएसडीएल बैंक, ये सारे के सारे जितने ये सभी ऑनलाइन भुगतान हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी मुद्दा को आगे बढ़ाते हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली पर हम बात करते हैं थोड़ा। इस प्रणाली में वस्तुओं का लेन देन काफ़ी किया जाता था प्राचीन काल में। इसकी कमियां क्या थी? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो जाता था, मापन की समस्या होती थी, विभाजन की समस्या होती थी, संग्रह करने की समस्या होती थी, अस्थितिगत भुगतान की भी समस्या देखी जा सकती थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ा तो समस्यादायक था, लेकिन क्या करें, लोगों ने बनाया और काफ़ी दिनों तक भी यही प्रणाली चलती रही। आगे जो था मुद्रा आया, यह विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है? एक विनिमय का माध्यम है। इसका आदान प्रदान करके जीवन की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। और मुद्रा के गुण क्या है? ठीक है ना, मुद्रा के गुण स्वीकार योग्य होनी चाहिए, ठीक है ना, विनिमय का माध्यम होना चाहिए, यह खाते लेखा की इकाई या मापन का कार्य करती है, सही बात है, संग्रह में आसानी होता है, अस्थितिगत भुगतान के रूप में इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये मुद्रा के गुण हो गए। मुद्रा के प्रकार देखते हैं तो मुद्रा का प्रकार पहला नंबर है फिएट मनी। क्या? फिएट मनी सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्य होता है ये, ठीक है ना। इसे लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं, जैसे कि भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर, ईटीसी, इसको हम लोग फिएट मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिएट मनी, ठीक है। सरकार द्वारा कानूनी रूप से मान्य मुद्रा को हम लोग फिएट मनी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा वस्तु मुद्रा। वस्तु का मुद्रा के रूप में उपयोग, जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, ये हो गया एक। तीसरा हमारा है निकट मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसे आसानी से नगद में बदला जा सके। तरल संपत्ति, जैसे कि निकट मुद्रा में क्या क्या आ जाएगा आपका? गोल्ड, चांदी, विदेशी मुद्रा, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये सारी के सारी क्या है? निकट मुद्रा। क्या है? निकट मुद्रा। चौथा है आपका प्रत्ययी या फिडुशरी मुद्रा, ठीक है, जैसे विश्वास पर आधारित होता है, जैसे कि चेक देते हैं ना, ये प्रत्ययी मुद्रा होता है।
फिटसरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे हम मुद्राओं के प्रकार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 4 मुद्राएं देख लिया, ठीक है। अगला हमारा है प्लास्टिक मनी, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लास्टिक मनी है। अगला हमारा है क्या है, डिजिटल या आभासी मुद्रा, जैसे ऑनलाइन भुगतान, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग इत्यादि, ये सारे के सारे क्या है आपके डिजिटल आभासी मुद्रा है। 7वां है आपका हॉट मनी या चलायमान मनी, ऐसी मुद्रा जो एक देश से दूसरे देश में आता है और कम समय में ज़्यादा लाभ प्रदान करता है, जैसे कि हमारे लिए विदेशी मुद्रा, इसको हम लोग हॉट मनी कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बैंकिंग में घुसते हैं, ठीक है ना। कहाँ घुसते हैं, बैंकिंग प्रणाली में। तो चलिए शुरू करते हैं बैंकिंग प्रणाली को। तो भारत का पहला बैंक जो है ना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में इसकी स्थापना हुआ था। भारत का पहला स्वदेशी बैंक पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1894 लाहौर में लाला लाजपत द्वारा। पहले धारक खाता लाला लाजपत राय, इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली, ठीक है। अगला है भारत का पहला या पूर्णतः कच्चे रूप में स्वदेशी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, स्थापना इसकी 1911 में होती है, ठीक है ना। भारत का जो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यह 1770 में बना है। भारत का पहला स्वदेशी बैंक PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1894 में होती है लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा, और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और भारत का पहला पूर्णतः सच्चे रूप में स्वदेशी बैंक जो था ना, वह था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी। नेक्स्ट, बैंक एक वित्तीय संस्थान जो पैसा जमा करता है एवं ऋण प्रदान करता है। खाते अकाउंट, देखिए जो खाते होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बचत खाता, सेविंग अकाउंट, चालू खाता, करेंट अकाउंट, सावधि जमा, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट और आपके आवर्ती जमा, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है ना, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक। तो इतने प्रकार के खाते होते हैं। बचत खाता क्या होता है, जो बचत खाता होता है ना, ये इसमें न्यूनतम जमा होता है, ब्याज प्रदान करता है यह। उसके बाद आपके नॉमिनेशन यानी उत्तराधिकार की सुविधा इसमें होता है। अन्य सुविधाएं जैसे डेबिट कार्ड, चेक बुक इत्यादि इसमें उपलब्ध होते हैं। चालू खाता क्या होता है, यह व्यापारियों द्वारा खोला जाता है, असीमित लेन देन, इसमें अनलिमिटेड कर सकते हैं लेन देन, ठीक है ना, ब्याज इसमें नहीं देता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा इसमें होती है चालू खाता में। अगला है हमारा सावधि जमा, फिक्स्ड अमाउंट, धनराशि फिक्स्ड समय के लिए होता है ये। न्यूनतम समय यानी 7 दिन, अधिकतम समय 10 वर्ष, ठीक है। न्यूनतम राशि 1000, ब्याज मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। और नॉमिनेशन की सुविधाएं भी होती है, प्री समय से पहले निकालने का भी सुविधा है इसमें, ठीक है। चौथा है आपके आवर्ती जमा, फिक्स्ड धनराशि बार बार बैंक में निश्चित समय में जमा करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें न्यूनतम समय 6 माह, अधिकतम समय 10 वर्ष, ठीक। तीसरा इसमें न्यूनतम राशि 100 रुपये, ब्याज प्रदान करता है, या नॉमिनेशन की सुविधा है, प्री मेचर है, यानी कि सुविधा के अनुसार है, इसमें पहले भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कुछ अकाउंट से है, जमा खाता है, इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला हमारा है बैंकों के प्रकार, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। देखिए, एक होता है कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक, ऐसे बैंक जो बाज़ार में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके व्यापार करते हैं, ठीक है ना। ऐसे बैंक जो बाज़ार में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके व्यापार करते हैं।
इन सभी बैंकों को हम लोग व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, जैसे कि SBI, PNB, HDFC, ICICI आदि। ये सारे के सारे बैंक व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक हैं। ये जो व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक होता है ना, इसमें सर्वाधिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर के लिए प्राइवेट बैंक, निजी बैंक भी होते हैं, विदेशी बैंक भी होते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी होते हैं। 4 प्रकार के बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और आपके प्राइवेट बैंक यानी कि निजी बैंक, विदेशी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, इसको कहा जाता है रीजनल रूरल बैंक। ठीक, चलिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे किसे कहते हैं? ऐसे बैंक जहां भारत सरकार की 50% से अधिक हिस्सेदारी है उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र PSB कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि भारत सरकार का 50% से अधिक इसमें हिस्सेदारी होती है, जैसे SBI, BOB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, CBI, IBO इत्यादि। ये सारे के सारे जो बैंक हैं इसको हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। ठीक है ना, ये कितने हैं? 12 है। वर्तमान में कितने हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक? 12। राष्ट्रीयकृत बैंक 11। ठीक है, और एक है आपका SBI। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आपके, निजी क्षेत्र के बैंक और एक था विदेशी बैंक, एक था ग्रामीण बैंक। तो हम लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देख लिए। वैसे बैंक जहां भारत सरकार की 50% से अधिक हिस्सेदारी है उन्हें हम लोग पब्लिक सेक्टर के बैंक कहते हैं। ऐसे बैंकों की संख्या 12 है, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंदिरा बैंक। ठीक है, चलिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अभी कितनी है? 11 है। आगे है राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब सरकार कानूनी कार्यवाही करके किसी निजी बैंक को अपने अधिकार में ले लेती है ना, तो उसे राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। ऐसे बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। चरण, पहला चरण जो था ना, वर्ष 1969 में आपके 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय इंदिरा गांधी PM थी। न्यूनतम जो जमा था वो 50 करोड़ या उससे अधिक था। दूसरा चरण राष्ट्रीयकरण 1980 में होता है। उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। इस प्रकार 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए। उसके बाद जो है ना आपके 1960 में, 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। 1965 में भारत पाक युद्ध होता है। 1966 में भयंकर सूखा। 1965 में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। हैवी इल्ड वैरायटी, उच्च किस्म के बीजों का प्रचलन किया जाता है। ठीक है, 20 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। उसके बाद आता है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। 1993 में विलय PNB। ठीक है ना, 20-19 हो गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक, विजया बैंक, इनको देना बैंक और विजया बैंक को मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा BOB बनाया जाता है। इस प्रकार बैंकों की संख्या घट गई, कितना? 17 हो गई। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 को 17-6 यानी कि अभी वर्तमान में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, कितने बैंक है अभी? राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये याद रखिएगा, देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज करके BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का निर्माण किया गया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। SBI का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। पुराना नाम इसका क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है। ठीक है, एकमात्र बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का है लेकिन राष्ट्रीयकृत नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है SBI, लेकिन यह राष्ट्रीयकृत नहीं है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? SBI। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2017 को 5 SBI सहायक बैंक, भारतीय महिला बैंक,
6 बैंकों को विलय करके इसको बनाया गया। 5 सहायक और एक और आपके भारतीय महिला बैंक, यानी 6 बैंकों को मिलाकर SBI को बनाया गया और मजबूत इसको बनाया गया। नेक्स्ट, इस प्रकार से हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को देख लिया। अब हम कुछ विश्व वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, एक विशाल भूभाग जो जल से घिरा हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं। जल, पैंथालाशा, सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। पेंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें भूसन्नति जब होता है ना, तो इसमें आपका बनता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है ना। आप सभी देख सकते हैं इधर तीर के निशान की तरफ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा ही लैंड में आपके लॉरेशिया, एशिया प्लस यूरोप, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका सारे के सारे इसमें बनते हैं, ठीक है। बीच में आपका होता है टेथिस सागर और नीचे वाला हिस्सा में होता है गोंडवाना लैंड, जैसे कि अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सारे के सारे देश आपके गोंडवाना लैंड के हिस्सा है। अंगारा लैंड का कौन कौन सा है? लॉरेशिया, एशिया, यूरोप, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। ये सारे के सारे देश आपके कहाँ के हैं? अंगारा लैंड के। समझ में आ गया। सबसे पहले हमारे पृथ्वी जो था ना, पैंथालाशा सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, पेंजिया, पेंजिया, ठीक है ना। पेंजिया ये टूटा ना तो 2 भागों में बटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ठीक है। चलिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ये क्या होता है ना, जब प्लेट आपस में टकराता है ना तो अलग अलग इन जगहों का निर्माण होता गया, जैसे यूरेशियन, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अफ्रीका वगैरह, इधर दक्कन का पठार, अलग अलग स्थितियाँ बनने लगी, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। वर्तमान में महाद्वीपों की संख्या 7 है। कितने हैं? महाद्वीपों की संख्या वर्तमान में कितने हैं? 7, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अवरोही क्रम देखा जाए तो आपके एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया, ठीक है ना। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ओशिनिया जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, सबसे छोटा यही है। जनसंख्या के अनुसार देखा जाए तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ओशिनिया, अंटार्कटिका, ठीक है। इस प्रकार हम देख सकते हैं। आगे है एशिया, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। इस महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। किसको? एशिया महाद्वीप को। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 30% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या लगभग देखा जाए तो 60% तो जनसंख्या एशिया में ही है। उत्तरी दक्षिणी विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका 6440 किलोमीटर। पूर्वी जो विस्तार है पश्चिम से पूरब से पश्चिम तक 9650 किलोमीटर है। यह समस्त महाद्वीप का विस्तार पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है ना। इंडोनेशिया के कुछ द्वीप दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ भौगोलिक सीमाएं हैं, जैसे देखिए अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर, सिनाई प्रायद्वीप, लाल सागर, अफ्रीका प्रायद्वीप, ये है हमारा भारत। एशिया देखिए, रूस, साइबेरिया, यूराल, यहाँ पर कुछ विभाजन है, ठीक है ना, आप सभी देख सकते हैं। हिंद महासागर यहाँ पर है, प्रशांत महासागर यहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि 180 देशांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर एशिया है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण भाग के देशों को देखते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम एशिया में, दक्षिण पश्चिम एशिया के कौन कौन से देश हैं?
बहरीन, साइप्रस, इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यमन, तुर्की, ये सभी के सभी दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिण एशिया में जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, ये दक्षिण एशिया के देश हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के कौन से देश हैं? ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारे के सारे जो देश हैं ना, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के हैं। मध्य एशिया के कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ये सारे के सारे देश मध्य एशिया के हैं। पूर्वी एशिया के कौन है? चीन, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान। उसके बाद साइबेरिया क्षेत्र भी आता है और साइबेरियाई क्षेत्र भी आता है। तो एशिया को इन सारे के सारे पार्टों में बांटा गया है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ भौगोलिक तथ्य यहाँ पर दिया हुआ है, देखते हैं। एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमतम बिंदु है बाबा बुरनू, जो तुर्की में है, 26 डिग्री 4 ईस्ट है। सबसे पूर्वतम बिंदु है मिस्र डेज़नेवा, जो रूस में है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है ना, यह मिस्र आर्टी सेस्क्यूब रूस में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु पुलाउ पनामा इंडोनेशिया में है। एशिया का सबसे गर्म स्थल तिरात तपस्वी इज़राइल में है। कहाँ है? इज़राइल में है। एशिया महाद्वीप का सबसे न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र बरखोयांस कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र बरखोयांस 69 डिग्री -69 डिग्री साइबेरिया के क्षेत्र में है। तुर्की एवं रूस दो ऐसे देश हैं जो यूरोप तथा एशिया दोनों में आते हैं। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप में आता है। विश्व का सबसे निम्नतम बिंदु मृत सागर यहीं स्थित है। समुद्र तल से 435 मीटर नीचे है। विश्व की दूसरी सबसे खारी पानी का झील कौन सा है? मृत सागर है। कुछ और पॉइंट्स दिए हैं। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है और एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में लाल सागर है और एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूरोप महाद्वीप है। क्या है? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जलसंधियाँ, ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण जलसंधि देखते हैं हम लोग। एशिया महाद्वीप की प्रमुख जलसंधियाँ कौन कौन सी है? देखिए दो जलसंधि किसे कहते हैं? सबसे पहले दो स्थानीय भागों को अलग करना, दो जलीय भागों को जोड़ना, ठीक है ना। दो स्थलीय भागों को अलग करना और दो जलीय भागों को जोड़ना, ठीक है। स्थलीय भागों को जोड़ना स्थल संधि, स्थमस, ठीक। दो जलीय भागों को जोड़ना जल संधि, जैसे सागर सागर को जोड़ देना और स्थल स्थल को अलग कर देना, ठीक है जी। यस, इस प्रकार से बेरिंग जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर और चुकी सागर को, प्रशांत महासागर और बेरिंग सागर को, और अलग करती है एशिया, साइबेरिया, उत्तरी अमेरिका, अलास्का को, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं चुकी सागर, बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर, इधर है आपके एशिया, साइबेरिया, और इधर है अलास्का, उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 180 डिग्री, इसी को तो बोलते हैं देशांतर। अगला हमारा है मलक्का जल संधि। ये विश्व के सबसे लंबी जल संधि है। अलग करती है इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप को मलेशिया मलाया द्वीप से, जोड़ती है प्रशांत महासागर को दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर, अंडमान सागर को। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इंडोनेशियाई जल संधि, सुंडा जल संधि। क्या है? सुंडा जल संधि। ये जल संधि सुंडा एवं जावा द्वीपों को अलग करती है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप यही है, सुंडा जल
कौन सा? जावा द्वीप। उसके बाद है मकासर जल संधि। ये जल संधि बोर्नियो तथा सुलावेशी द्वीप को अलग करती है। ये जल संधि सेलेबस सागर तथा जावा सागर को जोड़ती है। लोम्बोक जल संधि, ये बाली तथा लोम्बोक द्वीप के मध्य में स्थित है। बाली तथा लोम्बोक द्वीप के मध्य में स्थित है। हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ये ओमान देश तथा ईरान को अलग करती है। ठीक है ना। इसके बाद है आपके क्या है आपका बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जो है ना, अफ्रीका एवं एशिया को पृथक करती है। जिबूती तथा यमन को अलग करती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। उसी प्रकार से है आपका पाक जल संधि, भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप को तलाई मन्नार से अलग करती है। बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। इसी प्रकार से कुछ एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों को जानते हैं, जैसे पामीर ग्रंथि, आर्मेनिया की ग्रंथि, टोरस पर्वत, जैग्रोस पर्वत, हिंदकुश पर्वत, एल्बुर्ज पर्वत, पोंटिंग पर्वत, तिएन शान, कुनलून, हिमालय, सुलेमान, सारे के सारे पर्वत है एशिया महाद्वीप के। ठीक है ना। ग्रंथि का एक ऐसा भौगोलिक संरचना होती है जिससे अनेक पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। पामीर ग्रंथि, आर्मेनिया की ग्रंथि, इनसे आपके इतने सारे पर्वत देख सकते हैं। पामीर ग्रंथि का विस्तार। पामीर ग्रंथि ये मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया के बीच में है। तिएन शान श्रेणी, तारिम बेसिन, कुनलून श्रेणी, तिब्बत का पठार, दो पर्वतों के मध्य स्थित अंतर पर्वतीय पठार, हिमालय हो गया, तिरिचमीर, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा, हिंदकुश पर्वत, सुलेमान पर्वत, ये सभी के सभी पामीर ग्रंथि से निकला हुआ है। और देखते हैं कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं जो है ना, लद्दाख का पठार पर्वत, पोंटिंग एवं टॉरस पर्वत, ये पर्वत टर्की के क्षेत्र में विस्तृत है। इन दोनों पर्वतों के मध्य अनातोलिया का पठार स्थित है। इस क्षेत्र में दतला एवं फरात नदियां प्रवाहित होती है। पोंटिंग एवं टॉरस पर्वत के पास अराकान योमा पर्वत, ये आपके कहाँ है? म्यांमार में। अराकान योमा पर्वत भारत एवं म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा ठीक है ना, प्राकृतिक सीमा यहाँ पर ये नदी बनाती है। चलिए, भारत एवं म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है ये। एल्बुर्ज एवं जैग्रोस पर्वत, ये दोनों पर्वत ईरान में स्थित है। बरखोयांश, पृथ्वी का शीत ध्रुव कहा जाता है, यह रूस में स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, ठीक है ना, एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? दजला एवं फरात नदियाँ, हुआंगो नदियाँ। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, दजला एवं फरात नदियों के बारे में कुछ जानते हैं। इन नदियों के किनारे पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। ये नदियाँ टर्की के पठार से उत्पन्न होती है। इराक देश में प्रवाहित होती हुई फारस की खाड़ी में गिर जाती है। हुआंगो नदी, इसे पीली नदी भी कहा जाता है। येलो रिवर, ये नदी लोयस के पठार से प्रभावित होती है। इस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इस नदी का उद्गम पश्चिमी चीन किंगहाई प्रांत से होता है। ये नदी बोहाई सागर में गिरती है। हुआंगो नदी कहाँ गिरती है? बोहाई सागर में। ठीक है ना, कहाँ गिरती है? बोहाई सागर में। उसके बाद कुछ और नदियाँ हैं। इरावती नदी, इस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। म्यांमार में प्रभावित होती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इरावती नदी, ये कहाँ की नदी है? म्यांमार की नदी है। साल्बिन नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है।
ये नदी म्यांमार एवं थाईलैंड की सीमा पर प्रभावित होती है। इस नदी का मुहाना मर्तबान की खाड़ी में है। मेकांग नदी दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी यह कंबोडिया एवं लाओस देशों में होकर गुजरती है। उसके बाद है यांगटीसी क्यांग नदी। यांगत्सी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये लून पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसकी सहायक नदी जो है उसे हान नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हान नदी कहा जाता है। रेड नदी ये नदी वियतनाम से होकर प्रभावित होती है एवं दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। रेड नदी, ठीक है। यहाँ पर कुछ और प्रवाह तंत्र देखते हैं। सिनाई प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप पढ़ते हैं आप, ठीक है ना। सिनाई प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, यमन, जिबूती, अफ्रीका, लाल सागर, अदन की खाड़ी, हिंद महासागर, बाब अल मंदेब जलसंधि जोड़ती है। लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को अलग करती है। यमन एवं जिबूती और अरब अफ्रीका को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फारस की खाड़ी, हार्मुज जलसंधि, ओमान की खाड़ी, ओमान, ठीक है भाई। भारत तमिलनाडु मुख्य भूमि, तमिलनाडु अंडमान, पंबन चैनल एंड पंबन ब्रिज, धनुषकोडी, भारत का सबसे अंतिम स्थल बिंदु, राम सेतु एडम ब्रिज, आदम का पुल, इसको ही कहा जाता है। 47 किलोमीटर है।